गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? तो चलो, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव खत्म कर लिया था और बहुत बच्चे का कमेंट शुरू हो गया आना कि मैम सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे थे, करा रहे थे, तो हम लोग का रिवीजन हो रहा था, तो फिर से सब्जेक्टिव को शुरू किया जाए। तो तुम्ही लोग के डिमांड पे फिर से हमने सब्जेक्टिव को शुरू किया है और सेकंड चैप्टर तक हम लोगों ने सब्जेक्टिव कर लिया था। आज हम लोग थर्ड चैप्टर के सब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ ताकि हम लोग का आज का सेशन चालू हो जाए। ठीक है, चलो जोड़ लो जल्दी जल्दी सबको। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर। हम लोगों का जो तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? मानव प्रजनन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोगों का थर्ड चैप्टर है। आज हम लोग थर्ड चैप्टर में क्वेश्चन बैंक को करेंगे, प्रीवियस ईयर से जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को लगाएंगे। तो हम लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? जो वृषण है उस वृषण एवं अंडाशय के प्रत्येक के 2 काम के बारे में लिखने को कह रहा है कि इसका काम क्या क्या है। और आप लोगों ने पढ़ा है क्या क्या काम है इसका, बताएंगे आप लोग? देखिए, जो हम लोगों का अंडाशय है और वृषण जो है ये हम लोगों का प्राथमिक लैंगिक अंग है। और प्राथमिक लैंगिक अंग होने का क्या मतलब हो गया कि वृषण जो है ये नर के बॉडी में पाया जाने वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और अंडाशय जो है ये फीमेल बॉडी में पाया जाने वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अर्थात वृषण नर के लैंगिक अंग है और अंडाशय मादा का लैंगिक अंग है। तो जो वृषण है वो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु को बनाने का काम करता है और नर का जो हार्मोन है जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और एक और हार्मोन है जिसका नाम है एंड्रोजन। तो ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करने का काम करता है। ये पहला काम क्या हो गया? नर युग्मक अर्थात शुक्राणु बनाने का काम किया और दूसरा है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन के सक्रिशन का काम किया। ठीक है, तो ये हो गया वृषण का 2 ही काम पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है अंडाशय के मुख्य 2 काम लिखें। तो जिस प्रकार से वृषण नर युग्मक का निर्माण करता है उसी प्रकार से अंडाशय जो है मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण करता है और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्या नाम है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन और भी हार्मोन है उसका सेक्रेशन किसके द्वारा होता है? अंडाशय के द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोगों ने किया वो 2009 में पूछा हुआ था और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है? तो कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन को हम लोगों को लिखना है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन को। कॉर्पस ल्यूटियम का जो काम है वो सबसे पहला काम है, कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रीट करता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है? जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के बाद जो गर्भाशय का अंतः स्तर है एंडोमेट्रियम, वो अंतः स्तर क्या हो जाता है? इससे अंतः स्तर की थिकनिंग बनी रहती है, मोटाई बनी रहती है, जिसके कारण निषेचित जो भ्रूण है वो उसको पकड़ करके लटक सके, इम्बेडेड हो सके। और ये यूट्राइन ग्रंथि को म्यूकस उत्पन्न करने के लिए भी उद्दीपित करता है। यूट्राइन मतलब यूट्रस में जो ग्रंथि है उसको हम लोग यूट्राइन ग्रंथि कह दिए और उसको उद्दीपित करता है कि म्यूकस सक्रिट करो और प्रोजेस्टेरोन को भी सक्रिट करने का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में XXY व्यक्ति बनने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग का आ गया है 5 चैप्टर का। फिर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो गया। हम लोग जान रहे हैं कि मानव में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन क्या हो जाता है 45 प्लस एक्स को मैंने एस प्लस लिख दिया, 45 प्लस एक्स वाई हो जाता है। तो 45 46 47 46 47 48 हो गए, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 44 होना चाहिए यहाँ पर। 44 प्लस XXY तो टोटल हो गया क्या? 47 क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब इस विकार को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
ये मिसप्रिंट हो गया है, 5वां चैप्टर का क्वेश्चन इसमें आ गया है। अब ये क्या होता है कि ये जो क्लेनफेल्टर सिंड्रोम है, ये स्थिति जो है वो पुरुषों में होती है और इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं उसमें फीमेल का जो क्रोमोसोम है XX ज्यादा है, तो फीमेल के कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, आवाज का पतलापन आना, ये सारे। और ऐसे जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, बंद होते हैं, बाज होते हैं, वो कभी पापा नहीं बन सकते। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का जो शुक्राणु है उसका नामांकित चित्र बनाने को कह रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, मानव के शुक्राणु का नामांकित चित्र। और ये भी पूछता है, बार बार पूछे हुए है। देखिए ये हो गया हम लोगों का मानव का शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु के ऊपर में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्रपिंडक या एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम ही ज्यादातर पूछता है, तो आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, एक्रोसोम। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि यह एक सेल है, एक कोशिका है, और कोशिका के अंदर क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये जो है झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर, आवरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। अब इसके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं। अब उसके बाद इस तरीके से ये जो पूरा पोर्शन हो गया, इसको हम लोग सिर या हेड कहेंगे। ठीक है, ये हो गया हेड, 3 भाग में बटा हुआ। अब दूसरा भाग आ गया ग्रीवा, या इसको हम लोग गर्दन, या हम लोग इसको नेक कहेंगे। ठीक है, दूसरा पोर्शन हो गया। और जो तीसरा पोर्शन हो गया वो हो जाता है इसका मध्य खंड, जिस मध्य खंड में ढेर सारे माइट्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। जो माइट्रोकॉन्ड्रिया इसको क्या करते हैं, मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में पहुंचने के लिए इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये हो गया पुछ, जो पुछ क्या करता है, इसको मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए गति प्रदान करने का काम करता है। और इस गर्दन में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यही हो गया हम लोग शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया था। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था, मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो यहाँ बस आप लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ ये बता देना है कि इसमें क्या पाया जाता है। तो शुक्राणु के मध्य भाग में माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, डायग्राम बना करके आप बता देंगे। माइट्रोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन हो गया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में पहुंचने के लिए उसको पोषण देता है। अगर भोजन नहीं करेगा तो क्या होगा, रास्ते में ही ये मर जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये क्या करता है, फूड प्रोवाइड करने का, नरिशमेंट देने का काम करता है। ठीक है, इसी में 4 और 5 का आंसर एक ही में क्वेश्चन में छिपा हुआ है। ये हो गया हम लोगों का स्वच्छ नामांकित चित्र। क्या क्या हो गया, शुक्राणु के टोटल 4 पार्ट हो गए। पहला भाग हम लोगों का सिर हो गया, दूसरा भाग ग्रीवा या गर्दन हो गया, तीसरा भाग हम लोगों का मध्यखंड हो गया, और चौथा भाग क्या हो गया, पूंछ हो गया। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जो है, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा मध्य भाग में माइट्रोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, जो पाया जाता है। और इसी कारण क्या होता है, इसको भोजन मिलता है, पोषण मिलता है इस शुक्राणु को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आरोपण, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं और यह क्रिया कब प्रारंभ होती है। तो चलिए आइए आते हैं हम लोग इसको देखते हैं, इम्प्लांटेशन को, और यह क्रिया कब प्रारंभ होती है। तो जब हम लोग देखते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तब निर्माण हो जाता है पहले सेल डिवीजन के द्वारा, 1 से 2, 2 से 8, 16, 64। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। कोरक पुटी, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, इसको बोलते हैं कोरक पुटी हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं गर्भाशय के अंदर आकर के इम्बेडेड हो जाते हैं, गर्भाशय के आंतरिक दीवार को पकड़ करके लटक जाते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आरोपण। नहीं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इसमें कि निषेचित जो
मतलब निषेचन के बाद जो निषेचित युग्मनज है उसका आकर के गर्भाशय में इम्बेडेड होने की प्रक्रिया को, अंतः स्थापित होने की प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है भ्रूण का गर्भाशय में आरोपित होना या गर्भाशय में आ जाना ही आरोपण कहलाता है। आरोपित होना ही आरोपण कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब पूछ रहा है इसका दूसरा खंड क्या था कि जो आरोपण की क्रिया है वो कब प्रारंभ होती है? तो आरोपण की क्रिया जो है जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन का जो 7वां दिन होता है, 1 सप्ताह का समय लगता है फैलोपियन ट्यूब से युग्मनज को कहाँ आने में, गर्भाशय तक पहुंचने में। तो 7 दिन की क्रिया का 7 दिनों का समय लगता है जब ये जो निषेचित स्ट्रक्चर है, युग्मनज है, वो कहाँ इम्बेडेड हो जाते हैं? गर्भाशय में, मतलब आरोपित हो जाते हैं, आरोपण की क्रियाएं हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का बंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बंध्यता क्या है? तो बंध्यता क्या है कि बहुत सारे दंपत्ति जो है ओपन सेक्स करने के बाद भी, मतलब बिना बर्थ कंट्रोल युक्ति को प्रयोग किए बिना भी जब वो मम्मी पापा नहीं बन पाते हैं तो वैसे दंपत्ति बंध कहलाते हैं और यही अवस्था क्या कहलाती है? बंध्यता कहलाती है। कोई दिक्कत? बहुत बार पूछा है 2017 में और 2020 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 17 में भी पूछा है ये और 20 में भी पूछा है। तो क्या हो गया? बहुत से दंपत्ति, मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ दंपत्ति बिना जन्म कंट्रोल की युक्ति का प्रयोग किए जब ओपन सेक्स करते हैं और सुरक्षित सहवास करते हैं फिर भी वो मम्मी पापा नहीं बन पाते हैं तो वह क्रिया बंध्य कहलाता है और वह अवस्था पूरा क्या कहलाती है? बंध्यता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में लिखे। 2016, 17 और 20 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए शुक्राणु जनन की क्रिया क्या है? शुक्राणु जनन का क्रिया हो गया कि वृषण में शुक्राणु नलिका में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया। जनन मतलब बनना, किसका बनना? शुक्राणु का बनना। तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे? शुक्राणु जनन की क्रिया कहेंगे। उसी प्रकार से अंड जनन, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो यही चीज है, थोड़ा सा ढंग से लिखा हुआ, अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंड जनन कहलाएगी। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? शुक्राणु बनना शुक्राणु जनन, अंडाणु बनना अंडाणु जनन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? वृषण के घटकों का वर्णन करें। मतलब वृषण जो हम लोगों का प्राइमरी मेल में प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है उसका क्या काम है? रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसका कौन कौन से पार्ट होते हैं? घटक का मतलब हो गया उसका कौन कौन सा और भी सहायक पार्ट हो गया। चलिए देखते हैं। मानव नर में एक जोड़ा अंडाकार हल्के गुलाबी रंग का संरचना पाया जाता है जो क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है, जो उदर गुहा से बाहर होता है। लिखा हुआ भी है। वृषण एक थैलीनुमा संरचना से ढका होता है जिस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं तथा ट्यूनिका अल्बुजानिया नामक संयोजी उत्तक से इसका आवरण बना होता है। प्रत्येक वृषण में 250 भाग बने होते हैं। ठीक है, तो ये वृषण का पूरा डिफाइन किया हुआ है। अब पूछ रहा है कि वृषण में क्या क्या पाया जाता है, घटक के बारे में पूछ रहा है। तो वृषण जो है कितने पालियों में बटा हुआ? 250 पालिका। तो ये वृषण पालिका हो गया। उसके बाद वृषण पालिका से 2 से 3 अत्यधिक कुंडलित, मतलब बहुत सारी घुंघराली नलिकाएं निकली होती है जिसको हम लोग शुक्र जनन नलिका कहते हैं। इसी शुक्र जनन नलिका के द्वारा शुक्राणु जो है वो बन करके कहाँ पहुंचाए जाते हैं? अधिवृषण में पहुंचाए जाते हैं। तो घटक के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन हो गया घटक? तो वृषण के अंदर 250 वृषण पालिका पाई गई और प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित नलिका जिसको हम लोग क्या कह दिए? शुक्राणु जनन नलिका कह दिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जो है टेस्ट ट्यूब बेबी। यहाँ तो हम लोग 3rd चैप्टर कर रहे हैं लेकिन ये 4th चैप्टर का आ गया है क्वेश्चन, मिसप्रिंट से इसमें आ गया तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। चलिए हम लोगों का है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? यह अगर कोई दंपत्ति जब मम्मी पापा नहीं बन पाते हैं तो ये एक आर्ट है, मतलब बाहर से बच्चे को डेवलप करा करके अंदर गर्भाशय में आरोपित किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? अनेक स्त्रियों में अंडाशय तथा गर्भाशय समान होते हैं लेकिन अंडवाहिनियां विकृत होती है और तब उस स्थिति में क्या होते हैं? वे उनका डेवलपमेंट जो है वो फर्टिलाइजेशन सही से नहीं हो पाता। तब क्या होता है? उनके पति में शुक्राणु की संख्या कम होती है। ऐसी स्थिति में भी हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी करा सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, किसी स्त्री के अंडाशय से अंडाणु या फिर उसी स्त्री का बायोलॉजिकल मदर फादर बनना है तो उसी का अंडाणु लेकर के प्रयोगशाला में एक ट्यूब के अंदर शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित कृत्रिम तरीके से जो कराया जाता है और निषेचित करा करके भ्रूण को पुनः गर्भाशय में आरोपित करा दिया जाता है, यही प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाए। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या हो गया, अंडाणु और शुक्राणु को हम लोग क्या कर लिए, बॉडी से बाहर निषेचन माध्यम में अर्थात किसी ट्यूब में रख करके निषेचन करवा लिए और निषेचित जो युग्मनज है उसको फिर से गर्भाशय में आरोपित कर दिए, यही प्रक्रिया क्या कहला गई, टेस्ट ट्यूब बेबी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बीच अंतर लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। तो शुक्राणु जनन क्या है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन, एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर, शुक्राणु जनन की क्रिया जो है किसमें होता है, मेल में, और अंडाणु जनन की क्रिया किसमें होगा, फीमेल में। चलिए हम लोग लिख लेते हैं, इसमें कम ही दिया हुआ है। वृषण में शुक्राणु जनन नलिका शुक्राणु निर्माण होता है, मतलब शुक्राणु निर्माण या शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन, ये किसमें होता है, मेल में होता है। और अंडाणु जनन किसमें होगा, फीमेल में होगा। फिर और भी लिख सकते हैं, शुक्राणु जनन में क्या होता है, एक बार में 1 से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है एक शुक्राणु जनन की क्रिया में। ठीक है, और फीमेल में मतलब एक सेल से, शुक्राणु जनन में ऐसे मिलियंस बनते हैं लेकिन एक सेल से, यहाँ पर लिख देंगे एक कोशिका से, रुको, क्या हो गया, एक कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। लेकिन अंडाणु जनन में क्या होता है, एक कोशिका से एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पर हम लोग को 2-3 अंतर मिल गए। पहला अंतर क्या, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन, अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन, शुक्राणु मेल में, अंडाणु जनन की प्रक्रिया फीमेल में। शुक्राणु जनन में एक सेल से 4 शुक्राणु और अंडाणु जनन में एक सेल से एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है बंध्याकरण क्या है, इसके तरीके का उल्लेख करना है। ठीक है, ये भी चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ इसको देख ही लेते हैं। चलिए, बंध्याकरण क्या हो गया, जन्म नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, और इसमें इसके तरीके का वर्णन करना है तो इसमें 2 तरीके का यूज किया जाता है। पहला हो गया नर नसबंदी। अच्छा, क्या है ये भी पूछा है, बंध्याकरण क्या है, तो इसमें क्या किया जाता है कि नर रिप्रोडक्टिव पार्ट और मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, बच्चे नहीं उत्पन्न होते, बर्थ का कंट्रोल होता है, यही प्रक्रिया बंध्याकरण कहलाता है। और इसके 2 प्रकार, एक नर नसबंदी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, पुरुष का जो वास डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को काट करके धागे से बांध दिया जाता है। और जो मादा नसबंदी है, दूसरा जो इसका तरीका है मादा नसबंदी, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, मादा नसबंदी के लिए टर्म क्या है, तो इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी में क्या हो गया, मादा का जो फैलोपियन ट्यूब होता है उस फैलोपियन ट्यूब को काट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है आगे अंडाणु नहीं बढ़ पाती और यहाँ शुक्राणु भी आगे नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती और बर्थ को कंट्रोल किया जाता है। यह एक बर्थ कंट्रोल की विधि है जिसको हम लोग बंध्याकरण कहते हैं, और ये सबसे अच्छा उपाय है जिसमें अस्थायी तरीके से हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ
और नामांकित चित्र बनाना है और इसको बार बार पूछा है, 14 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको हम लोग। अब ये हम लोगों का अंडाशय हो गया, ठीक है। चलिए ये अंडाशय हो गया। अंडाशय हम लोग देखते हैं, एक अंडाकार संरचना होती है खोखली सी। इसके दो पार्ट होते हैं, एक परिधीय पार्ट होता है बाहर वाला और एक अंदर वाला पार्ट होता है। अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं और बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पूरा हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये पूरा स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ढेर सारी रुधिर वाहिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स पाई जाती है और इसी अंडाशय के अंदर हम लोग देखते हैं अंडाणु का विकास होता है। अंडाणु का विकास जो है फॉलिकल के द्वारा होता है। तो ये ढेर सारी फॉलिकल्स हैं, ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे गोलाकार संरचना फॉलिकल है। ये थोड़ा सा ग्रो करते हैं जिसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल या प्राथमिक पुटक कहते हैं। फिर ये धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, ये हो गए हम लोगों के द्वितीयक फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल इसको कह दो। फॉलिकल ये तृतीयक पुटक हो गए। अब यही तृतीयक पुटक आगे ग्रो करके ग्रेफियन फॉलिकल में बदल जाते हैं और ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होकर के फट करके अंडाणु को बाहर निकाल देता है और यही हो गया हम लोगों का अंडाणु। और ये जो फटी हुई जो वॉल होती है अंडाणु की, ये आगे चल करके पीत पिंडक का निर्माण करता है जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है एंडोमेट्रियम की दीवार को मजबूत होने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। तो समझ में आ गया। यहाँ पर सिर्फ डायग्राम पूछा है, बस डायग्राम बना लेंगे ओवरी का। ओवरी के अंदर क्या हो गया, रुधिर वाहिका, ढेर सारे फॉलिकल को बना लेंगे, फॉलिकल को ग्रो कराते जाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्रो करके ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल फट करके अंडाणु और फटी हुई दीवार से पीतपिंडक का निर्माण हो गया, ठीक है। तो चलो आज हम लोगों का लघु उत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हो गया है। थर्ड चैप्टर का अगले क्लास में हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग अगर जिसको इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सअप करेगा 9472847179। इस पे आप लोगों को ये इस पूरे नोट्स का जिस तरीके से भी पढ़ा रहे हैं पीडीएफ से, ये सारा पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।